देवाय। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। चार धाम की जय। ब्रज धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये गौ राष्ट्रीय गौ सेवा संस्थान संस्थान के उससे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ गौमूत्र से, गोबर से, ये यादवद्री धाम शिवराम दास महंत जी और हरि बोल भूरा बाबा इनके संचते सभी बस्तियों की ओर से और यहाँ किया जाता है। और खेतों में वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना, हर तरह की दवाइयाँ पैदा करनी और जैविक खाद से ये सभी गौमूत्र से और गौ सेवा से की जाएंगी। गामन से घरन में गौ पाली जाएंगी। गौ उनका महंगा दूध लिया जाएगा, गोबर भी या मूत्र भी ले करके उनकी दवाएं बनेंगी। ऐसी संस्था यहाँ यादवद्री धाम में की जा रही हैं। सभी की कृपा से, सभी संत भक्तों की कृपा से। पहले ये काम शिव में हुआ था, कोई पानी की वजह से जब कैसे उसमें वहाँ बंद किया गया। अब वहाँ से फिर यहाँ अब वो चलने वाली बात है। और सभी भक्तों आए और खूब सेवा करें, गौ माता रखें अपने अपने घरन पे और उसका महंगा दूध दिया जाएगा भैंस के से बहुत अधिक। और उसको गोबर भी लिया जाएगा, उसका गौमूत्र भी लिया जाएगा। उससे दवा, पेड़, वृक्ष, पौधे ये सब बनाए जाएंगे। चार धाम यादवद्री धाम में शिवराम दास महंत जी के जरिए से। जय श्री राधे श्याम। अगर जरूरत पड़े कोष की जय। चार धाम की जय। बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज सेवा राष्ट्रीय गौ सेवा संस्था के ओर से ये यहाँ आदि बद्री धाम शिवराम दास महंत के हरि बोल या भूरा बाबा इनके संदर्श में है। अलीपुर गांव के सभी थे इनके वहाँ में यहाँ दवाई बनाई जा रही है हर चीज की। और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे गौमूत्र से, गोबर से। और ये दवा बनेंगी, जैविक खाद भी बनेगा और ये बहुत चीज बनेंगी ऐसी। और खेती कारी के पेड़ भी लगाए जाएंगे, खेती का काम किया जाएगा। और सभी के घरों में गाय पाली जाएंगी। गाय का दूध, गोबर या पेशाब, ये जलमूत्र ये लिया जाएगा, अधिक महंगा लिया जाएगा। उससे सभी काम हो जाते, सभी जनता में सुधार आए, जनता को पालन होए, गौ सेवा होए और सभी बढ़िया दवा बनेगी, बढ़िया काम बनेगा। भैंस के दूध से अधिक दूध महंगा भी जाएगा, उनका गोबर भी जाएगा। और ये सबको सीखेंगे तो बहुत आगे जनता का हिसाब बनेगा और सब में सुधार आएगा। अपने बच्चे, छोटे समाज के बच्चे सीखेंगे तो वो सिखलाई में आगे बढ़ेंगे। सब तरह का काम बढ़िया रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ये गौशाला है, यहाँ उसकी सेवा की जाए, हम गौ माताओं रहती हैं। और ये पीछे यहाँ इस खेती में अपने दबान का काम चलेगा, जड़ी बूटी की दवा बनेंगी और सबके लिए व्यवस्था होगी। और गाँव में अपने गौ पालो, गौ को दूध लिया जाएगा, गौ सेवा करी जाएगी, सबको आनंद रहेगा। और ये गौशाला है, ये गौशाला यादवद्री की गौशाला है, उसमें बहुत गौ रहती है। और सभी ही गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से ये सभी दवाएं बनाएंगे। साबुन भी है, शैम्पू भी है। और अपने ये खांसी जुखाम, ये आँख के लिए ये गौमूत्र है। और घुटू दर्द, घुटुन में, पैरों में
सभी के लिए ये दवा बनेंगी यहाँ। और सभी भक्तों से यही निवेदन है, गाय पालो और एक गाय की चारे में एक भैंस के चारे में 2-3 गाय का पालन हो जाता है। और बढ़िया गाय रखो, देसी गाय रखो, उसका घी, दूध, उसका मूत्र, उसका दूध, उसका गोबर बहुत महंगा बिकेगा और आपका बहुत बढ़िया रहेगा। फिर अपने ज़मीन में करना सीखो, ज़्यादा तुम्हारा काम बने। अपने बात सोचो, कुछ होने वाला नहीं है। अपने पानी का ज़रूरत है, वहाँ अपने खेतन में खुद करो और खुद कराओ। और नहीं जानते हो तो सीखो और रखो और करो। और दवा भी इतनी सब बन रही है, गाय के मूत्र से बन रही है, गाय के गोबर से बन रही है, गाय के दूध से बन रही है, गाय की छाछ से बन रही हैं। तो सबको बहुत लाभ होगा। ये गौशाला है यादवद्री की और यह बहुत ही काम चलेगा। और ये अलीपुर गांव की नज़दीक है, चार धाम है, ये उत्तराखंड में है, कहीं यहाँ ब्रज 84 कोस में है। धाम है ये चार धाम। यहाँ सभी दवाइयाँ गौमूत्र से, गोबर से ये बनेंगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इसमें 6 बीघा है। कोई 6 बीघा बता रहे हैं। पहाड़ के किनारे है, वो मकान भी इनका ही है। गोरक्षा गायों को खुलवाने के लिए पहुंचा गया। गोरक्षा मतलब भूमि में, फसल में केमिकल न डाले, वैदिक रूप से खेती करें। और उसके बाद जल रक्षा, जल के स्तर को बढ़वाना, और उसके बाद धर्म रक्षा जो हमारी हिंदू संस्कृति है। हाँ, कुछ नहीं, बहुत तगड़ा वो था, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र विदेशों के वो चल रहा है, परंतु यहाँ अब तो ये मन संरक्षण हो गया पूरा। अभी मिले, अभी हरिबोल बाबा मिले। हरिबोलर में 7 साल से मिले। हमारा एक ही ग्रुप है। हाँ, वो अभी उधर बसों में धरना चल रहा है। तो वैसा हम लोग एक गांव, अलीपुर गांव है, अलीपुर, हाँ, उसको गोद लेके उधर शुरू करेंगे। अच्छा, अभी गाय के जो हम कैसे शुरू करते, गाय के जो दूध है, तो गाय पालना है तो घर में पालना है। हाँ, तो हम लोग ऐसे हम लोग दवाई और गायों के को क्या क्या करना है, ये सब हम उसको सिखाते। और उसके बाद धीरे धीरे पेड़ लगवाना और गुरुकुल खोलना, पानी का बचत कैसे करना, ये सब हम करना है। तो हमारा साथ एक टीम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो और हमने देखा था कि करीब 200-300 किलोमीटर के दायरे में 200-300 किलोमीटर के दायरे में जो स्वयंसेवक थे वो इतनी तत्परता से कार्यक्रम में लगे थे, मान्य था। भोजन व्यवस्था को 4 जोन में बांटा गया था। इतनी बड़ी भोजन व्यवस्था थी कि इतने लाखों आदमी थे, भोजन तो 4 जोन में बांटा गया था। उत्तर भारत के लोग उत्तर का भोजन करेंगे, दक्षिण भारत के लोग दक्षिण का भोजन करेंगे। वीआईपी अलग, वीवीआईपी अलग। वीवीआईपी अलग, वीवीआईपी अलग। क्योंकि मैंने उस मेल नहीं देखा,
देखो मुझे ये नहीं पता कि पहले कोशिश हुई है नहीं हुई। नहीं कुछ जैसे तो भी कृष्ण के बाद में बहुत कुछ हुआ है, मगर आज क्या संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो देखो ऐसा है कि समय चलता रहता है, नई नई परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं, नए नए टॉपिक्स पैदा होते रहते हैं, नई नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं और नए नए लोग भी पैदा होते रहते हैं उनको जूझने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि आरएसएस का जो प्रयास है वो बेकार रहा हो। जिस समय आरएसएस ने ये जहां जहां उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वहां वहां गौ सेवा आयोग का गठन किया, केवल भाजपा सरकार ने तो शुरुआत करी है, एक सेंट्रल बॉडी बनाई है। उसके पहले जब ये आयोगों का गठन नहीं था, सेंट्रल बॉडी नहीं थी, तो संघ अपने स्तर से गौ रक्षा का अभियान लेकर के चलते थे और सेवा कार्यों से जोड़ा जाता था। धीरे धीरे आज की व्यवस्था कम से कम इतनी होगी कि लोग ये तो समझ गए कि गाय उपयोगी प्राणी है। देखो मैं पूरी तरह से इस सरकार से संतुष्ट हूँ, मगर आरएसएस ने जो वास्तविकता में वोट में कन्वर्ट किया ना इसको, वोट में जो कन्वर्ट किया, क्या वो गाय तक सीमित नहीं रख सकते? देखो वोट पे कन्वर्ट करने की उनकी मजबूरी थी, उन्हें मालूम है, वो जानते हैं कि जितनी ताकत राजनीतिक हाथों में है उतनी ताकत आम व्यक्ति में नहीं है। आज आईएएस अफसर है, आईएएस अफसर के पास क्या ताकत है? इतनी ताकत तो है नहीं जितनी राजनेता के पास ताकत है। एक मुख्यमंत्री की जो ताकत है वो तो आईएएस से कई गुना ज्यादा है। तो अपने यहाँ का जो वो ये गाय को धक्का मार के आया नाली में, और गाय बुजुर्ग थी, ऊपर की तरफ पैर हो गए, नीचे की तरफ पीठ हो गई, उसकी तरफ काफी रही। मगर उसको जब ये अंदर से ये महसूस हुआ कि यार मैंने पाप कर दिया, वो खड़ो को मेरे पास आया, आके उसने कहा प्रभु कोई गाय को धक्का मार गया और गाय नाली में पड़ी, तो आप चलेंगे क्या? तो मैं गया, जा करके वो आदमी भी लाया पड़ा, उसने सीधा किया और सीधा करने के बाद में उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में मैंने उसको सरबी गौशाला उनको और पानी तो सरबी गौशाला भेजने का इंतजाम किया। मैंने फिर उसको बुलाया, जब बैठ चली तो मैंने उसको कहा क्योंकि तेरा ये खेत है, ये गाय तेरे कंट्रोल के बाहर हो गई थी, ये तूने घर से लाया होगा, उसके आप में नाम होता क्या है, बेशक हम शोर कर रहे हैं मगर हम गाय को रात को निकालने दे रहे कि चली जाकर ठीक है। एक गांव में सुफाना खा लें, रात को वहां से चोरी होती है, उनको पता है कि चोरी इधर से होती है, तो वो क्या करता है, रात को पूरा गांव गाय को उधर ही लगा देता है, यहाँ से ले जाता है। देखो हमने कहा ना, सब जगह परिस्थितियां दोषी होती हैं। परिस्थितियां ऐसे दोषी होती हैं कि जब डीजल और पेट्रोल नहीं था, सारी खेती बैलों के द्वारा होती थी, ट्रैक्टर नहीं चलते थे, उस समय बछड़े को कितना मानते थे लोग, अपने बेटे से ज्यादा मानते थे। और जब बछड़ा पैदा होता था तो लड़का पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया। आ गया। अब बमन कर्म तीसरा है, मेजर ऑपरेशन। बमन कर्म में स्पष्ट कहा गया है कि गाय के दूध को आखंड पिलाकर के हम रोगी को बमन कराते हैं और कफ दोष की निवृत्ति करते हैं। तो तीसरा कर्म में गाय के दूध का प्रयोग हो गया। चौथा कर्म होता है ब्रेचन। ब्रेचन में औषधि युक्त दूध, औषधि युक्त घृत, औषधि युक्त गौमूत्र, इनका प्रयोग करते हैं ब्रेचन कर्म के लिए और पित्त दोष का निवारण करते हैं। फिर आता है शिरो वो बस्ती। बस्ती में भी दो बस्तियां होती है, एक आस्थापन बस्ती होती है, एक अनुवासन बस्ती होती है। तो आस्थापन बस्ती में विभिन्न प्रकार के काढ़ों को दूध के साथ पिलाया जाता है। विभिन्न प्रकार के काढ़े में गाय का घी मिला करके पिलाया जाता है और ये सभी पंचकर्मों में होता है। इसलिए बस्ती में गाय के घी को औषधि से सिद्ध करके एनएस के माध्यम से दिया जाता है। आस्थापन बस्ती भी एनएस के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद स्लो विरेचन में जो अवसाद की जटिल बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए स्लो धारा दी जाती है, वो गाय के घी से दी जाती है, गाय के दूध से दी जाती है। यानी कि सात कर्म में एक कर्म ऐसा नहीं है जो बगैर पंचकर्म के नहीं। गाय क्यों नहीं पूरी वैसे रखते? सुनो तो अब पूरी बात तो सुन लो। एक व्यवस्था तो ये होगी 50%, अब 50% होगी उसकी गाय चिकित्सा। गाय चिकित्सा में भी दो भाग कर लो, कुछ तो औषधि पाठ कर लो, कुछ चिकित्सा पाठ कर लो। तो औषधियों में एक शास्त्र है रस शास्त्र, 100% पाठ। एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसमें गाय के घी का प्रयोग ना होता हो, जो बगैर गाय के घी के बन जाती हो। रस का मतलब होता है पारा और रस शास्त्र का मतलब है पारे से बनी हुई सभी औषधियां। तो पारे की जो औषधि होती है, पारे का जो शोधन होता है वो गंधक के द्वारा होता है और गंधक का शोधन बगैर गाय के घी से नहीं हो सकता है। गंधक का आज भी जहाँ शोधन होता है
बड़ी फार्मेसी, चाहे वैद्यनाथ हो, चाहे डाबर हो, चाहे पतंजलि हो, वो गंधक का शोधन आज की तारीख में भी घी और गाय के दूध से करते हैं। अगर गाय का घी नहीं होता, गाय का दूध नहीं होता, तो गंधक का शोधन नहीं हो पाता। गंधक का शोधन नहीं हो पाता तो मरकरी से उसका मिश्रण होकर के कज्जली नहीं बन पाता, और अगर कज्जली नहीं बनता तो एक भी भस्म, एक भी खलीय रसायन हम हमारे पास ना होता। खलीय रसायन और भस्म ऐसे रोल प्ले करते हैं जैसे अंग्रेजी दवा काम करती है। त्रिभुवन कीर्ति रस है, लक्ष्मी विलास रस है, कफ कुठार रस है, तमाम हजारों प्रकार की औषधियां हैं। ये सब औषधियों में जो मूल है, बनाने का जो मूल पार्ट है, वो केवल गाय का दूध और गाय का घी ही है, चाहे वो गंधक का शोधन के द्वारा होता हो, मतलब इसमें भी गाय का घी इन्वॉल्व है। अब साधारण औषधियों में आप आ जाओ, कितने प्रकार के सीधी सीधी औषधियों में इन्वॉल्व है कि तारस्वत घृत ले लो, त्रिफला घृत ले लो, तिक्तादि घृत ले लो, महानारायण तेल ले लो। महानारायण तेल में सबसे बड़ा घटक गाय का दूध है। मतलब आप ये मान के चलो कि 82% लगभग गाय का घी, वो गाय का दूध होता है। अगर 82% गाय का दूध नहीं होगा तो महानारायण तेल नहीं बन पाएगा। अब ये कंपनियां कितना बनाती हैं शुद्धता से, ये बात अलग है, पर शास्त्र में तो ऐसे ही बताया है। गवर्नमेंट को ये पता है, सिलेबस हमारा ये है, गवर्नमेंट को सब पता है, वो पता है। और पहले वो फिर प्रैक्टिकल के लिए गाय वहाँ प्रैक्टिकल के लिए पहले की बात है, पहले जब बीएमएस कॉलेज चलते थे वहाँ गौशाला अनिवार्य थी। अभी अनिवार्य होना चाहिए, अब भी अनिवार्य होना चाहिए। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि अगर वो गाय पाल करके इलाज करते हैं ना, तो अमूमन साधारण आदमी भी गाय की दवा बना करके बाजार में बेचेगा तो अपना पेट पाल सकता है। पहले इंडोर फैसिलिटीज हॉस्पिटल हुआ करते थे, जो आज भी हैं, और गौशाला हुआ करती थी, क्योंकि बगैर गौशाला के ये संभव है ही नहीं। और आज भी जहाँ फार्मेसियाँ बनाई जाती हैं, शास्त्रों में फार्मेसियाँ बनाने का विधान है, विदाउट गौशाला आयुर्वेदिक फार्मेसी की रचना शास्त्रों में भी नहीं की गई है। शास्त्रों में जो है अच्छी गौशाला होगी तभी आयुर्वेदिक फार्मेसी रन कर सकती है। अब डाबर है, वैद्यनाथ है, ये गौमूत्र क्या जरूरत नहीं पड़ती होगी, और मंगाते होंगे जी, और कहीं से मंगाते होंगे। अब जैसे यहाँ चलती है एक फार्मेसी है, क्या कहते हैं, काश्मीर में फार्मेसी चलती है, उमा आयुर्वेद फार्मेसी। ये थोक में दवाइयाँ बनाते हैं, वैद्यनाथ और उनको सब सप्लाई करते हैं। तो ये 5-5 हजार लीटर गौमूत्र हमारे यहाँ से ले आते हैं, लगातार 1 महीने तक इनकी चलती रहती है। कभी 200 लीटर ले जाएंगे, कभी 500 लीटर ले जाएंगे। तो इनको गौमूत्र की जरूरत होती है। अब क्या है, त्रुटि क्या है कि वो अपने यहाँ नहीं पालते गाय, वो सोचते हैं हम क्यों बर्डन करें, हम क्यों हेडेक मोल लें, सीधी सीधी सर। जब गौशालाएं हैं तो गौशालाओं से ले लें। अगर ये कर दे कंपलसरी, देखिए एक हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में एक समिति है छोटी सी, वहाँ से इसको खाद आप लेंगे तो उसके साथ आपको 2 वर्मी कंपोस्ट खाद के बैग लेने ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या कंपलसरी कर दी, ये हम यहाँ ये जोड़ देते हैं, गवर्नमेंट को सिलेबस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी अटैच है गौ माता से, ठीक है, उसको कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में केवल स्टेट गवर्नमेंट सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो मेडिसिन खरीदती है पब्लिक में बांटने के लिए, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने की जरूरत है। कैसे, आज ऐसे फार्मेसी जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना गौशाला से अटैच है, ना कुछ है, और उनसे वो करोड़ों रुपए की दवाओं के ऑर्डर लेती हैं। हम तो कहते हैं वो ऑर्डर उन गौशालाओं को मिलनी चाहिए, उन फार्मेसी को मिलनी चाहिए जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, मतलब जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, और जो गौशाला से अटैच है। गौशाला से एक नियम तो ये होना चाहिए। दूसरा नियम क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट इनकी सप्लाई कैसे बढ़ाए। तो प्रत्येक पीएचसी सेंटर पे, उसको नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, पीएचसी सेंटर पे इतने भवन खाली है कि उनमें मकर जाड़े लग रहे हैं, ठीक है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, एक फार्मासिस्ट को वहाँ बिठा दे और वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाएं रखें, और ये जागरूक किया जाए, जनता को जागरूक किया जाए कि छोटे मोटे बीमारी के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए आपको अंग्रेजी जहर खाने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आप आयुर्वेद जाओ, और आयुर्वेद वो डॉक्टर बैठाए जो ट्रेंड हो। केवल डिग्री वाले डॉक्टर आयुर्वेद में सफल नहीं है, उनकी वैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, भले ही उनके पास डिग्री है, उनकी वैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि भैया आपको 1 महीने की ट्रेनिंग में आना है, आपको फिर से हम इस बीमारी में ये डायग्नोज करेंगे और ऐसे दवा देंगे, ये डायग्नोज करेंगे ऐसे दवा देंगे। अगर इस तरह से वो अपने सैकड़ों डॉक्टर खत्म कर देते हैं अपने स्टेट में, तो औषधियों का उपयोग भी होने लगेगा। और औषधियां बनाए कहाँ पे, जहाँ पे अच्छी फार्मेसी, जहाँ गौशाला है। तो 2 लाभ हो गए, एक तो पब्लिक को लाभ हो गया, दूसरा गाय भी बच जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बना दी पर बिकती नहीं।
अब बिकने के गवर्नमेंट लिए जो ये बना रहे हैं ना सिनर्जी, ये बना रहे हैं ना छोटी मोटी जो दवाएं सस्ती दवाएं दे रही है, पर गौशाला भाई गवर्नमेंट को तो दवा बेचनी नहीं है, गवर्नमेंट तो जनता में वितरण करेगी दवा। और अभी कहाँ से वितरण कर रही है? करोड़ों रुपए वो जो है घूस लेकर के वो फार्मेसियां डायरेक्टर को पैसा देती है करोड़ों रुपए, उसके बदले में 1 करोड़ रुपए दिया और 10 करोड़ का ऑर्डर लेती है। जब तक घूस लोग लेना इस समय पे योगी मोदी इस काम को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास प्लानिंग बताने वाला चाहिए। अब वही जैसे आपने बताया ना इसको, सबसे बड़ी बात है भारत यही कह रहे थे। जब मैंने उनको ये बताया, मैंने प्रश्न किया तो आपने पूरा डिटेल बता दिया। अब महाराज ये कह रहे थे जो भी आप चाहते हो योगी मोदी को हम पकड़ाएंगे कि ये करो क्या करना है, तो उसका पूरा प्रोसेस एक वो तो बना करके दे दो हमको, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो जितनी सोच हम लोगों की है, हम लोगों ने जड़ से काम किया है, उस लेवल का व्यक्ति उस बॉडी में होना चाहिए, सीधी बात। क्योंकि हमारे पेपर पकड़ाने से, आपके पेपर पकड़ाने से वो पेपर सही टेबल पे ना पहुंचेगा, और सही टेबल पे पहुंचाएगा तो परिणाम नहीं होगा उस पे। अनुसंधान केंद्र वाले भी बहुत काम किए, कितने काम किए, सुनील मानसिंह जी कितनी उम्र बढ़ गई है, सब कुछ छोड़ गई है। वो प्रीति जानी जी बहुत काम किए, लेकिन वो उस टेबल पे जब तक अपना व्यक्ति नहीं होंगे, हाँ वो वक्त नहीं होगी जब तक होगा, क्योंकि कुछ देने वाले बहुत हैं। उस टेबल पे वो व्यक्ति होना चाहिए, उसकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। अच्छा ऐसे ही कृषि से होना चाहिए, हैं ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर स्कूल है, एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज है, उसमें भी बगैर गाय के मान्यता नहीं होनी चाहिए। मौके पे जाके इंस्पेक्शन को तो देखे गाय है, अभी टाइम लगेगा, उसको एक समय आएगा। एक समय जो नागपुर अनुसंधान केंद्र और ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी वाले कुछ प्लान बना रहे हैं, मैंने सुना है विदेश जाने की वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जितना मंत्री है सबको एक करके, देखो नीचे किस तरह ये स्टडी सेंटर बनेगी, गौशाला नहीं रहेगी। यहाँ आदमी इसलिए आएगा कि मैं 10 दिन काम करूंगा, मुझे काम मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी गारंटी। तो यहाँ तो भीड़ रहेगी, लाइन लगा करके मिलेगा। तो ये मोदी योगी को अभी साउथ में वो बना रहा है ना, अभी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बना रहा है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। वो ये अपना इनका राजू दीक्षित का जो क्या निरंजन वर्मा जी, अच्छा हाँ निरंजन वर्मा जी 2 साल का ये दे रहा है ट्रेनिंग आम लोगों को, सेकेंड ईयर का पास होना चाहिए या तो 10th का SSLC का डिग्री होना चाहिए, उनको लोग डिग्री देते हैं MD। मुझे लगता है कि BMS का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत परफेक्ट है, अच्छी तरह से बनाया गया है, उसके पैरेलल कोई सिलेबस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छी तरह से लागू हो और बगैर गाय के हो, मानता ही नहीं। अगर वो ठीक तरह से इन्होंने जो बनाया ना, इन्होंने वो खाली गाय के ऊपर बनाया, और उन्होंने आयुर्वेद का भी थोड़ा है, नाड़ी का दिखाते, और उन्होंने महाराज बेंगलुरु बड़ा ये सिटी है, मतलब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोलते हैं IT सेंटर है वहाँ से, लेकिन इतना अच्छा चल रहा है। वो MBBS डॉक्टर BMS डॉक्टर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग है ना, इतना एक पेशेंट कम से कम देखो 30 पेशेंट अच्छा क्राइटेरिया होता है। मेरा मानना है कि इसमें एक क्राइटेरिया होता है, अगर हम BMS के सिलेबस को और आयुर्वेद में MD के सिलेबस को लेकर के चलेंगे तो हम चिकित्सा का बहुत बड़े पार्ट को लेकर के चल सकते हैं। अगर केवल हम गाय को केंद्रित करके चलेंगे तो चिकित्सा का बड़ा पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो शल्य चिकित्सा भी आयुर्वेद का एक हिस्सा हो जाती है। आयुर्वेद में हम लेंगे तो मतलब चिकित्सा का हमारा कोई सा भी क्षेत्र खाली नहीं रहेगा, हम कितने भी बड़े एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हमारा वहाँ पे यहाँ पे पता नहीं, वहाँ पे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जैसे हमें समझ किया थोड़े समय में बहुत बड़ी घटना घटी, मोदी के पास बैठ कर योगी के पास बैठ करके ऐसा नहीं ये संभव है, क्योंकि गाय की दुर्दशा से बचने का प्रोग्राम मैं बताता हूँ, और ये एकमात्र आप कहेंगे कि मैं बताता हूँ, ये एकमात्र कारगर और मतलब विधि मान्य भी है। इसमें केवल इसका तुम अप्लाई करा दो, गौशाला करने की जरूरत क्या है? तुम गाँव गौशाला तुम्हारे से तो जितने भी BMS स्कूल चल रहे हैं ना, वहाँ में एक दर्जा गाय का गौशाला से क्यों 2 लाख रुपए ले रहे फीस? आप यकीन करिएगा, अगर लड़का जो है नीट क्रॉस करता है मेडिकल पढ़ाई के लिए, उसको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी कितनी फीस है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया उसकी फीस है पास करने के बाद। और BMS में भी कितना खर्च होता है? कम से कम 40 लाख रुपए BMS करने में खर्च होता है। और रियल खर्च कितना करता है कॉलेज?
मुश्किल से रियल खर्च होता है 3 लाख रुपए, वो 3 लाख और 4 लाख के बीच वो में। भी जब लैब वगैरह हो कुछ भी नहीं है। संस्कृति स्कूल में जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसमें से जो BMS डिग्री ली है, मैं 3 लड़कों को बताता हूँ। एक सरकार सिंह का छोटा लड़का, एक कान्हा सिंह का छोटा लड़का, ऐसे जुड़ा हुआ विषय वो माता तो सेकेंड बाद में इसका अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को डिलीवरी नहीं करा सकते, उनको राइट्स नहीं है, ऑपरेशन नहीं करा सकते, कैंसर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, कर सकते परमिशन है तो फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर डिलीवरी करा है तो उसके ऊपर केस नहीं, वो आयुर्वेद के अंग है। आयुर्वेद का मतलब है सीधा सा मदर, ये काउ इज द मदर ऑफ आयुर्वेद। बस एक और दूसरी और बात, without cow this is मतलब this must not be recognized। इसके ऊपर है ना 2007 या 2008 में नागपुर में बड़ा पूरा भारत के जितना BMS डॉक्टर्स है और एलोपैथिक डॉक्टर्स है सबको मिला के बड़ा नंदिनी भोजराज भी थे RSS का, तो उन्होंने भी उधर बड़ा साइंटिफिकली उन्होंने सब प्रूव किया। आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं मुकेश जी से? नहीं आप पूछिए। नहीं मैं आप पूछ लीजिए, मैं तो मुझे गलतफहमी थी। कर्मा है। अभी हम गारंटी से कह सकते हैं किसी BMS जो फ्रेशर लड़का है, अभी हमारे सामने खड़ा कर दो, उससे हम ये पूछ लें कि बताओ कौन सी डिसीज में कौन सा कर्म करना चाहिए, उसे कुछ पता नहीं होगा। उसे ये भी पता नहीं होगा कि पंचकर्म में भी वास्तव में पंचकर्म इन्वॉल्व है कि नहीं है। मुकेश जी आप अपना हाथ हमारे ऊपर रखिए, क्योंकि हमें इसकी हम तो अंधे हैं, ठीक है नहीं, आप हमारे ऊपर बैठे रहेंगे तो रास्ता तो बता सकते हैं, पैर हमारे ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं कोर्ट में ये नहीं जाएंगे, पैर नहीं जाएंगे, हम अपना सपोर्ट दे देंगे। के विश्वास से खिलवाड़ है। अगर बाई द वे ये कैंसर की बीमारियां ये सब हो रही इसलिए हो रही है कि बगैर गौमूत्र के सारी फार्मेसी दवाई बना रहे हैं। वो सही बात है कि नहीं, बगैर गोबर के कोई संजीवनी बटी को इस विश्वास से खरीदे कि हमें उतना फायदा होना चाहिए जितना शास्त्र में लिखा है, और संजीवनी बटी खाने के बाद उसे वो फायदा ना मिलेगा तो विश्वास खत्म होगा। भाई संजीवनी ये 4-5 दवाओं का एग्जांपल देंगे हम कि इसमें ये सैंपल इसमें कितना मिलता है, ये गौमूत्र से बनती है, गौमूत्र में बने नहीं, अवेलेबिलिटी है नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं, उनका सारा काम चेक कराएंगे उन दवाओं को बन करके भी गौमूत्र कितना है तो तुम्हारे यहाँ है या नहीं, हाँ और गौमूत्र इसमें इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी तो पता लग जाएगा। तो और उससे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हाँ। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अब तो साबित भी हो चुका है कि गौमूत्र से अच्छी कोई औषधि है ही नहीं। आपको एक शॉर्ट उदाहरण देते हैं, संजीवनी बटी का एक घटक है जिसको वत्सनाभ बोलते हैं, वत्सनाभ, और वत्सनाभ को कालकूट जहर भी बोलते हैं। वत्सनाभ हिमालय पे 6000-8000 फीट की ऊंचाई पर होता है, बड़ा सुंदर पौधा होता है, इतना सुंदर पौधा होता है कि देखते ही उसकी जो चटक नीले कलर के फूल हैं वो अपने आप आकर्षित करते हैं, और इतना जहरीला होता है कि उसकी पत्ती सिर्फ 2 ग्राम खाने में व्यक्ति की मौत हो सकती है, नहीं हो ही जाती है। इसलिए कालकूट रस है। वहाँ पे हिमालय पे ऊंची चोटियों पे हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। अभी हम डोंडीताल गए थे पिछले वर्ष, जहाँ गणेश जी का जन्म स्थान है डोंडीताल उत्तरकाशी में। तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल के वासी हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ जो खच्चर आते हैं चढ़ते चढ़ते, और खच्चर और उस तरह के जानवर इसकी खूबसूरती को देख करके वो आकर्षित होकर के पौधा खा लेते हैं, और वही कि वही विदिन आधे घंटे 1 घंटे में अपने प्राण त्याग देते हैं। इतना जहरीला पौधा। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है पत्ती का जहर कम होता है। पत्ती में जहर होता है जब वो बालपन पे होता है पौधा, जब यंग हो जाता है तो पूरा जड़ में जहर पहुंच जाता है उसका। और आयुर्वेद में जो उपयोग होता है वो जड़ का ही उपयोग होता है, जड़ का उपयोग होता है। अब जड़ इतनी जहरीली होती है कि 2 ग्राम, आइए भाई साहब, बहुत आवश्यक है। मिनरल्स 24 नेचुरल फॉर्म में मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स बाहर ना निकले इसके लिए हमें अर्क का मुंह छोड़ना पड़ेगा। तो गौमूत्र को प्रिजर्व कैसे करें? गौमूत्र में तो अगर हम 5 घंटे की छोड़ देंगे तो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। उसमें इकोलाई बैक्टीरिया इतनी तेजी गति से सर्वाइव करता है गौमूत्र में कि आप अगर उसको 8 घंटे बाद देखेंगे ताजे गौमूत्र को तो 8 घंटे में तो उसका जब कल्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो कई करोड़ गुना उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा। कलर भी चेंज होता है। हाँ, कलर भी चेंज हो जाता है। उसी बैक्टीरिया के संख्या बढ़ने के कारण ही वो कलर चेंज हो जाता है।
अच्छा तो अब इसको नेचुरल तरीके से रोकना है कि इसको कैसे रोकें, तो फिर इस पे एक रिसर्च हुई। एक डॉक्टर आर के अग्रवाल ने कोटा के आईआईटी से हैं, वो केमिकल इंजीनियर हैं। तो उनसे डिस्कस के बाद ये बताया कि अगर इसका पीएच कम कर दिया जाए तो कम पीएच पे वो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर उसको एस्कॉर्बिक एसिड से उस गौमूत्र के पीएच को कम किया गया। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। तो विटामिन सी मिला करके, विटामिन सी नुकसानदायक नहीं है, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो विटामिन सी को मिला करके उसके पीएच को 3.9 किया गया, और 3.9 करके और फिर उसको प्रिजर्व कर दिया गया। फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुई। वहाँ माइक्रोबायोलॉजी के जो हेड हैं उन्होंने इस पे टेस्ट कर लिया। विटामिन सी में कौन सा मिलाया? एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद अब जो है, हम जो गौमूत्र बनाते हैं वो अमृत जल के नाम पे बनाते हैं। वो अच्छा मीठा भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, और एज इट इज फ्रेश गौमूत्र ही होता है। अच्छा, फ्रेश नेचुरल गौमूत्र। उसको आप 6 महीने तक भी रख लो तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो सकती। ये नया रिसर्च है। और खर्चा भी कम आता है। खर्चा भी कम आता है, ना उसको गर्म करना, ना प्रोसेस में ले जाना। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को एलिमेंट डेफिशिएंसी है ना, उनको आप सुबह 1 गिलास पानी में 4 ढक्कन मिला करके दे दो, बस एक टाइम। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं सर, अगर हमारे गऊ है वहाँ और हम एक बाल्टी जैसे लगा देते हैं या कोई पॉट लगा देते हैं, हमारे घरों के आसपास गऊ है, और उसको यूरिन को हम कल्चर उसके लिए आपको एक बार गर्म करना जरूरी है उसको, क्योंकि गर्म करने से एलिमेंट्स का तो कोई नुकसान नहीं होता है, केवल यूरिया निकल जाता है। अच्छा, यूरिया निकल जाएगा। यूरिया जैसे ही हम इसमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलाएंगे ना, तो झाग के रूप में यूरिया वहाँ पे भी निकल जाता है बगैर गर्म करे। अच्छा, इसको अगर आंवला डाल के उबाला जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि आंवला डाल के आप उबालेंगे तो इतना पीएच कम नहीं होगा जितना हमें सीधा विटामिन सी, क्योंकि आंवले में और भी पार्ट होते हैं, फाइबर पार्ट होते हैं, तमाम होते हैं। तो आपको आंवला बहुत हैवी क्वांटिटी में मिलाना पड़ेगा, उससे उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, है ना। और आंवले में विटामिन सी भी नहीं होता है, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो हमने तो केवल गौमूत्र को एज इट इज बनाए रखने के लिए, लेकिन ये एसिड जो है वो गर्म करना है। केवल गर्म नहीं, गर्म करने से क्या हो, वो गर्म करने से क्या होगा कि अगर आपके बर्तन में जो भी बैक्टीरिया टच है, एक तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, और दूसरा जो यूरिया है अधिक मात्रा में, वो यूरिया निकल जाएगा, वो क्या एवोपरेट हो जाएगा अपने आप, वो झाग के रूप में निकल जाएगा। जैसे दूध में झाग आते हैं, ऐसे गौमूत्र में झाग होते हैं, वो झाग खत्म हो जाएंगे। और फिर आप कपड़े की 8 परत करके उसको छान लो, तो कुछ रेजिड्यू होगा वो कपड़े में रह जाएगा। एकदम नीट एंड क्लीन, फिर आप उसको मिलाएंगे, डर्ट आ जाएगा। वो मीठा के लिए क्या देते हो? सही फायदा वही करता है जो यूज कर लो, जो यूज चार और इससे कई गुना फायदा करेगा। 4 ढक्कन ले लो। मीठा के लिए क्या डालते हो उसमें? मीठा देखो, एक आता है मुलेठी शक्कर। मुलेठी शक्कर की बहुत थोड़ी सी मात्रा और बहुत बड़ी क्वांटिटी को मीठा कर देती है। तो आप सैक्रिन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, सैक्रिन तो बहुत नुकसान करता है। मुलेठी शक्कर हर्ब्स भी है, आप चाहो तो मुलेठी शक्कर का काढ़ा भी मिला सकते हो, या सीधा मुलेठी शक्कर मिला सकते हो। मुलेठी सत्वा अच्छा, एसेंस, मुलेठी का एसेंस। और जो हमने सुना है वो बोल रहे थे लकड़ी भी बनाते हैं।